हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। स्वागत है आपका इस खास एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में, जहां हम कवर करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के इतिहास से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे बल्कि एफएसओ जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण की सबसे प्राचीन विधि है? कैनिंग, रेफ्रिजरेशन, धूप में सुखाना या फिर पाश्चुरीकरण? अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इसको पॉज करके कर सकते हैं, बाकी मैं इतना टाइम नहीं ले दे पाऊँगा आपको, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा धूप में सुखाना। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको हमने बेटा लेक्चर में भी देखा था, वहाँ बेसिक्स थे और थोड़ा सा उससे बेसिक्स से मॉडरेट लेवल का हमने पढ़ा है लेक्चर्स में। इसके बाद के जितने क्वेश्चंस बनते हैं जो इजी से मॉडरेट और फिर टफ लेवल के रहते हैं, वो आप यहाँ पे पूरे तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो हमें संरक्षण से मतलब क्या है? प्रिजर्व करके इसको रखना लंबे समय तक। इसमें जब तक पानी रहेगा तब तक ये खराब होने की संभावना रहेगी। तो बेटा सूर्य की गर्मी से क्या होता है? भोजन से जो नमी रहती है, जो मॉइस्चर रहता है, वो धूप से निकल जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से सूक्ष्म जीवों को बढ़ने के लिए पानी नहीं मिलता है और पानी न होने से वो बेटा निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है बेटा। ये सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है, और ये सबसे सस्ती यानी कि चीप भी इसको कह सकते हैं। नेचुरल है, इसमें कोई आपको खर्चा नहीं करना है। काफ़ी पुरानी है ये, ऐसा मान के चलें जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है लगभग 5,000 साल पहले से बेटा ये इस्तेमाल होती आई। जब से इंसान ने खाना और खाने को बचा के रखने की जो प्रक्रिया जो उसके दिमाग में आई है, तब सबसे पहले बेटा धूप में सुखाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और आज भी ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन बेटा इसको कहते हैं, किसका इसका विकास किया था इस विधि का? तो बताइए, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, एलेक्स फ्लेमिंग या जोसेफ लिस्टर? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, अब बेटा जो दूध होता है मिल्क, उसमें भी कई प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और ये एक नियत गति से बढ़ते रहेंगे। अगर इनको नहीं रोका गया तो दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो बेटा इन बैक्टीरिया से दूध को बचाने की प्रक्रिया को हम पाश्चुराइजेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, इसको हम 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए, या फिर हम ऐसा करेंगे 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, पूछे किसने शुरुआत किया बेटा? तो लुई पाश्चर। कब किया इसका? तो 1860 के दशक में इसको शुरू किया। इसको भी अगर आपसे और अगर पूछ ले कि कितने प्रकार का रहता है, तो बेटा ये पाश्चुराइजेशन जो है 2 प्रकार का रहता है। एक को हम कहते हैं बेटा LTLT। ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि लो टेम्परेचर पे इसको लंबे समय तक रखें। एक तो ये प्रक्रिया रहती है और एक रहता है HTST। इसका मतलब बेटा रहता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला। जो 70 डिग्री सेल्सियस है बेटा, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा तुम्हारा HTST। और ये 63 डिग्री पे 30 मिनट तक रखना, ये हो जाएगा आपका LTLT का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। खाद्य संरक्षण की किस विधि में जैविक किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उपयोग होता है? अब देखो, हिंदी इंग्लिश वाले टेंशन मत लेना, बहुत सारी देखो, फ्रीजिंग, सुखाना यानी कि ड्राइंग, अचार बनाना, कैनिंग, ये वैसे भी आधे से ज़्यादा तो इसके शब्द हैं वो इंग्लिश में ही है ना। और बाकी कुछ जो डिफिकल्ट रहते हैं वो उनको मैं बोलता हुआ चलूँगा आपके सामने। ठीक है, तो जैविक किण्वन फर्मेंटेशन का उपयोग किस खाद्य संरक्षण की विधि में होता है, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन है बेटा फ्रीजिंग, सुखाना यानी कि ड्राइंग, अचार बनाना या फिर कैनिंग। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा अचार बनाना। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब देखो ये क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो बेटा इतना समझो कि जो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन होता है, ये एक पारंपरिक विधि है। इसमें हम एसिड यानी कि अम्लता को बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से भोजन को संरक्षित किया जाता है। क्या करते हैं बेटा? एसिड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भोजन सुरक्षित रहता है। लैक्टिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लैक्टिक एसिड इसमें क्या करता है? बैक्टीरियल जो शुगर रहती है यानी कि बैक्टीरियल शर्करा रहती है, उसको ये लैक्टिक एसिड में ही बदल देता है। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इतने एसिड की वजह से ये जो जीवाणु या बैक्टीरिया रहते हैं वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यानी कि मर जाते हैं और जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो आज के टाइम में जैसे इडली हो गया, आपका डोसा हो गया बेटा, है ना, और जैसे कि अचार बनाना हो गया, है ना, और इसके अलावा जैसे दही भी हो गया, ये भी किसका है? फर्मेंटेशन का ही एग्जाम्पल होता है बेटा। ठीक है, जिसकी वजह से खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्टिंग तकनीक
खाद्य संरक्षण में किस सिद्धांत पर काम करती है या आधारित होती है? पीएच में बदलाव, जल सक्रियता में कमी, तापमान में वृद्धि या फिर ऑक्सीजन में कमी? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि जल सक्रियता में कमी, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होता है बेटा? कुछ बैक्टीरियाज ऐसे रहते हैं जो कि जल की उपस्थिति में ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे और उतना ही जल्दी खाने को क्या कर देंगे बेटा? खराब कर देंगे। तो हमें क्या है, इनको ग्रो करने से रोकना है। तो क्योंकि ये जल में हो रहे हैं तो हमें जल को क्या कर देना है? कम कर देना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसमें हम नमक यानी कि सॉल्ट मिला देंगे। और जो नमक रहता है बेटा, ये क्या करता है? देता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देता है। क्या होता है ये? नमक क्या करेगा? पानी को सोख लेगा, पानी कम हो जाएगा और बैक्टीरिया जो होंगे वो पानी न होने से मर जाएंगे या फिर उनकी जो स्पीड होगी बढ़ने की वो कम हो जाएगी और इस प्रकार से बेटा हमारा खाना सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबे समय से बेटा ये भी प्रक्रिया चली आ रही, काफ़ी ओल्ड है ये। और आज भी जो हमारे इंडियन जो कोस्ट लाइन के आसपास का जो रीजन होता है बेटा, यहाँ पे मछली उत्पादन जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भी मछलियों को बहुत लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, क्योंकि मछलियों के अंदर पानी की मात्रा होती है, उस पानी की मात्रा को जो है कम करने के लिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसके अंदर न पनपे और वो सुरक्षित रहे लंबे समय तक, हम उनमें नमक मिलाते हैं। इसको ही हम सॉल्टिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, निम्न में से कौन सा संरक्षण कारक क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम जैसे सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने में सहायक होता है? देखो ये क्या है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा वो संरक्षण कारक है जो इनसे बचाता है खाने को। उच्च नमी, कम अम्लता, कम जल सक्रियता या उच्च पीएच वैल्यू, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बेटा। देखो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम ये क्या है बेटा? यह एक बैक्टीरिया है जो कम पानी और कम पीएच वैल्यू में नहीं पनपता है। देखो समझो, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको बेटा हम नमक वगैरह से या पानी को सुखा देने से हम कम नहीं करते हैं। ये क्या होगा बेटा? ये कम पानी और कम पीएच वैल्यू, ठीक है। अगर ये दोनों ही हम क्रिएट कर देंगे तो ये बैक्टीरिया क्या कर जाएगा? मर जाएगा, ठीक है। याद रखना बेटा, ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। आजकल जो आप खाने की कैंस देखते हैं ना, उनमें ये पनपने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना रहती है। तो इसी वजह से इसको हमें बचाने के लिए हमें क्या करना रहता है बेटा? कम पानी और कम पीएच वैल्यू रखनी रहती है, जिसकी वजह से ये मर जाता है। और याद रखना बेटा, एनोर्बिक बैक्टीरिया है ये। देखो ये इसका टाइप है बेटा, ये इसका नाम है बैक्टीरिया का। तो ये क्या करता है? देखो दो तरह के रहते हैं। एक ऐसे रहते हैं बेटा जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए होती है, यानी इनको जिंदा रहने के लिए, अपनी ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए रहती है बेटा, ठीक है। ऐसों को हम क्या बोलते हैं? एनोर्बिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये कैसा है? 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा चलते हैं। प्रश्न है, अणु स्तर पर खाद्य को संरक्षित, यानी कि बहुत छोटे स्तर पे, अणु स्तर पर खाद्य को संरक्षित रखने के लिए इनमें से कौन सी विधि अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है? बेटा रेफ्रिजरेशन, रेडिएशन, धूप में सुखाना या पाश्चुरीकरण? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन। अब समझते हैं, कुछ बेसिक्स बताता हूँ आपको। जब भी बैक्टीरियाज की वजह से खाना ख़राब होगा तो उसमें 2-3 चीज़ें हम करते हैं मेनली। एक तो टेम्परेचर, एक वाटर। टेम्परेचर को या तो बढ़ा दो, कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा टेम्परेचर पे मर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कम टेम्परेचर पे मर जाएंगे या उनकी जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही कुछ होंगे उनमें पानी का पीएच वैल्यू बढ़ा दो या पानी का पीएच वैल्यू कम कर दो या फिर पानी को ही कम कर दो, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा दो तो वो मर जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन कम कर दो तो मर जाएंगे। ऐसे करके ही हम क्या करते हैं? अपने खाने को सुरक्षित बेटा रखते हैं। तो याद रखना, इसमें जो टेम्परेचर वाला पार्ट है, इसमें जब भी हम बढ़ाते हैं तो खाने का बेटा टेस्ट, उसका कलर, इसमें भी बदलाव आ सकता है। इसीलिए बेटा ये बिल्कुल अणु स्तर पर जब भी हम बात करेंगे खाने को बचाने की, तब हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे गामा जो रेज होती हैं और एक्स रेज जो होती हैं, इनका उपयोग करते हैं। ये क्या करता है बेटा? बैक्टीरिया जो रहता है उसका डीएनए उसी को तोड़ देता है और इसको टूटने की वजह से ये बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि बिना गर्मी, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए और इसको मार देना और खाने को सुरक्षित रखना, ठीक है। और इस प्रक्रिया को बेटा हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है, नाम भी पूछा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन, STERILIZATION, ठीक है बेटा, कोल्ड
स्टरलाइजेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना याद रखना। और बाकी ये काफ़ी एडवांस लेवल की एक टेक्निक होती है बेटा, जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, इसमें इसको बनाया जाता है या यहाँ पे काम चल रहा है ना, कैसे इसको किया जाता है। और इसके अलावा जो FSSAI है हमारा, और इसके अलावा WHO, इन्होंने भी ये कहा है कि ये तकनीक काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इससे ना तो खाने का टेस्ट ना उसका कलर बदलता है, और इससे जो बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाते हैं, खाना बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि नॉन थर्मल प्रिजर्वेशन में आती है? नॉन थर्मल बेटा यानी कि जिसमें हमें ताप नहीं बढ़ाना होता। तो पाश्चराइजेशन, फ्राइंग, आयरेडाइजेशन और उबालना। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयराइडेशन इसका हो जाएगा। इसको मैं इंग्लिश में भी बेटा लिख देता हूँ, IDIATION, आयरेडाइजेशन। अब देखो क्या होता है बेटा, रेडिएशन जो है बेटा एकमात्र प्रभावी नॉन थर्मल प्रिजर्वेशन का एक तरीका होता है। जैसे कि टेम्परेचर अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो आपको ये रेडिएशन के माध्यम से ही खाने को बचाया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसी को नॉन थर्मल कहते हैं, यानी कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए और हीट सेंसिटिव, बिना टेम्परेचर बढ़ाए बेटा खाने को सुरक्षित रखना। इसमें होता क्या है बेटा, कुछ खाना आपने देखा होगा ऐसा रहता है जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां हैं, अब उनको आपको बचाना है। अगर इनको आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सब्जियों की जो पत्तियां हैं वो ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए हम बेटा इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, इसके कुछ और भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, इसको शॉर्ट में लिख दिया, ये प्रोसेसिंग है बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा सेकंड नंबर एक और याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमारी दो टेक्निक है जो कैसी हैं बेटा, नॉन थर्मल। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी नॉन थर्मल प्रिजर्वेशन की टेक्निक है, तो आप बता देंगे एक तो हो जाएगी ये आयराइडेशन, इसके अलावा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, और हो जाएगी आपकी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन आप याद रखेंगे, बाकी आपको सवाल का आंसर मिल ही गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। रेफ्रिजरेशन विधि, याद रखना रेफ्रिजरेशन बेटा विधि किस प्रकार के खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन को बढ़ावा देती है? टेम्परेचर बढ़ाकर बेटा बैक्टीरिया को मार देना, क्या ये करती है? पानी को कम करके, पानी निकाल करके बैक्टीरिया को मार देना या हटा देना, ये होती है? या फिर बैक्टीरिया की वृद्धि को धीमा कर देना, या फिर अम्लता बढ़ाकर बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देना। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है बेटा, हम टेम्परेचर को कर देते हैं कम, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है वो हो जाती है धीमी, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो लंबे समय तक जो है सस्टेन कर पाता है, सही रह पाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादातर जो बैक्टीरिया रहते हैं बेटा, उनकी जो वृद्धि है वो न्यून हो जाती है, अर्थात सबसे कम हो जाती है। बढ़ते तो हैं लेकिन इतनी धीमी गति से बढ़ते हैं कि खाने को ख़राब होने के लिए उनको बहुत लंबा समय लेना पड़ेगा। ठीक है, इससे खाद्य ताजगी के साथ साथ 2-3 दिन तक बेटा सुरक्षित रहता है। बाकी बेटा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइक्रोफिलिक, ये एक बैक्टीरिया का नाम है बेटा। ये क्या करता है, कम टेम्परेचर में भी पनप जाता है, इसलिए इसको ठंडा रखना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, साफ़ सफाई भी हमको ज़रूरी रखनी पड़ती है। देखो हम क्या कर रहे हैं, खाने को हम रेफ्रिजरेशन यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हम रख रहे हैं। इससे क्या होगा बेटा, टेम्परेचर गिर जाएगा और बैक्टीरिया की जो वृद्धि है वो धीमी हो जाएगी, इससे खाना बचा रहेगा। लेकिन ये देखिए, ये एक ऐसा ढीठ बैक्टीरिया है कि ये तो ग्रो ही ठंडे और कम टेम्परेचर पे होता है। सिक्रोफिलिक इसका नाम है बेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि केवल इसके लिए हम बेटा दूसरी तकनीकों का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना रहेगा कि खाने को जो है ठंडा रखने के साथ साथ साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा हर एक लाइन आपके लिए एक सवाल है, इसमें जितना बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना, जितना आप नोट करना चाहें वो नोट कर लेना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस टेलीग्राम पे जाके कर लेना, वहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस डाल दूंगा सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। पूछ रहा है प्राचीन भारतीय समाज में कौन सी विधि आमतौर पर खाद्य संरक्षण के लिए अपनाई जाती थी? तो बताओ, माइक्रोवेविंग, नाइट्रोजन फ्लशिंग, अचार डालना, या फिर वैक्यूम पैकिंग करना, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। देख के ही पता चल रहा है, ऑप्शन देख के, अचार डालना। ये टेक्निक जो है प्राचीन भारत से आज तक इसको अपनाया जाता है। अब देखो बेटा, जनरली हम अचार खाते हैं तो हमें कैसा टेस्टी लगता है, लेकिन उसके पीछे की साइंस समझिए। अब देखिए विभिन्न प्रकार के अचार हम खाते हैं, उनमें आप समझिए, चाहे गाजर का हो या आम का हो या मिर्ची का हो, किसी भी चीज़ का अचार हो, सोचिए अगर उसको हम अचार नहीं बनाते वो कितने दिन तक रह पाता? बहुत जल्दी ख़राब ही हो जाता, 10 दिन 15 दिन लास्ट ख़राब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अचार जब डाल देते हैं बेटा, तो अचार डालने से एक तो वो टेस्टी हो जाता है, और इसके अलावा वो बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक जो है
हमारे साथ सही रूप में रह पाता है, हम उसको संरक्षित कर पाते हैं। ठीक है बेटा, जनरली आप जानते हो कि तेल का यूज़ किया जाता है इसमें, यानी इसमें हम ऑयल का यूज़ करते हैं, और बेटा किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सॉल्ट का, नमक का हम इसमें यूज़ करते हैं। ये दोनों का बेटा काम क्या रहता है ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तेल क्या करता है बेटा, ये जो है ये एक ऑक्सीजन बैरियर की तरह काम करता है। क्या करता है बेटा, ये एक ऑक्सीजन बैरियर की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो ऑक्सीजन की वजह से पनपने वाले बैक्टीरिया रहते हैं वो किल हो जाते हैं या वो पनप नहीं पाते हैं। दूसरा बेटा क्या होता है, ये जो नमक है ये क्या करता है बेटा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको ये किल कर देता है बेटा। ठीक है, ये याद रखना। तो समझ रहे हो आप, ये केवल अचार डालना केवल खाने का वो नहीं है, ये फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा है बेटा। खाने को लंबे समय तक रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बहुत लंबे समय से होता है, आज भी हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। इनमें से कौन सी विधि हवा की उपस्थिति पर आधारित नहीं है, सोचिए कौन सी विधि हवा की उपस्थिति पर आधारित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 है और एक नहीं है। नंबर ए बेटा, धूप में सुखाना, किण्वन होना, या फिर वैक्यूम सीलिंग, या फिर धूम्र तकनीक। अब बताएं बेटा कौन सी हो जाएगी, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम सीलिंग में। बेटा क्या होता है, जब भी हम किसी खाने को पैक करते हैं किसी कंटेनर में या किसी डब्बे में, तो हम उसके अंदर से जो ऑक्सीजन रहती है बेटा, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वैक्यूम सीलिंग कहते हैं। दूसरा बेटा देखो, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे रहते हैं जिनको पनपने के लिए या जिनको ग्रो करने के लिए बेटा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप याद रखिएगा, एरोबिक बैक्टीरिया इनको कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें मुझे याद आ रही है, वो और बता देता हूँ आपको। जैसे एक तो हमने क्या किया बेटा कि किसी कंटेनर में से हमने ऑक्सीजन को ही निकाल दिया। ठीक है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वैक्यूम सीलिंग बोलेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी को हम और एडवांस लेवल पे लेके जाएं बेटा, जैसे तो उसमें हम क्या कर देते हैं कि ऑक्सीजन को निकालने के बाद हम उसमें जो है नाइट्रोजन या फिर CO2 गैस भी इसमें डाल देते हैं, है ना। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, MAP इसको बोलते हैं प्रोसेस, इसको MAP इसको विधि कहते हैं। इसका फुल फॉर्म बेटा होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। ठीक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसको मैप हम कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि बेटा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च ताप पर पकाना, नींबू का रस लगा देना, चीनी डालना, या ठंडा करना। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू का रस लगा देना। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने एप्पल ले लिया या फिर आपने कोई फ्रूट ले लिया, आपने उसको आधा काट के खा लिया और आधा आपने छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद उस पर ऊपर जो पानी ऐसे आ जाता है और फिर थोड़े समय बाद वो वहाँ से ख़राब हो जाता है। इसी को बेटा बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होना, है ना। तो इसमें देखो समझते हैं क्या होता है, इसको पहले तो रोकते कैसे हैं, तो नींबू का रस लगा के इसको रोकते हैं। बाकी आप देखिए नींबू के रस में क्या होता है बेटा, विटामिन सी रहता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है बेटा, जो एंजाइम्स रहते हैं उनको निष्क्रिय कर देता है, यानी उनको बढ़ने नहीं देता है या फिर उसको अपनी फंक्शन नहीं करने देता है। अब देखिए क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि कटे फटे जो फल रहते हैं बेटा, वो जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, ये एक बेटा प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होना। यानी मैंने बताया ऊपर का जो छिलका रहता है, जो कटा हुआ हिस्सा, वो ख़राब होने लग जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, यही प्रक्रिया का नाम होता है बेटा। ओके, और ये सारी की सारी चीज़ें हम इनसे बचने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, ये वाली टेक्निक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा। कैनिंग प्रक्रिया में कौन सी धातु की परत भोजन के साथ अभिक्रिया से बचाने के लिए लगाई जाती है। टिन, तांबा, लोहा और जस्ता। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिन। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने देखा होगा टिन के डब्बों में आजकल खाना पैक होकर के बहुत सी चीज़ें रहती हैं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक की बात करें, प्रोसेस्ड फ्रूट जूस रहते हैं वो हों, या फिर कंटेनर में बहुत सारे सामान खाने के आते हैं। अब देखो बेटा होता क्या है कि कंटेनर जब भी हम बनाएंगे तो वो बनाते हैं हम किसका, आयरन का, यानी लोहे का बनाते हैं। लेकिन याद रखना, अब जैसे खाने में मान के चलिए उसमें एसिड है, तो एसिड क्या करेगा बेटा, इस लोहे के साथ में अभिक्रिया कर लेगा, और जिसकी वजह से खाने का टेस्ट और उसकी जो गुणवत्ता है वो दोनों ही, जो उसकी क्वालिटी है वो दोनों ही उसकी ख़राब हो जाएगी। तो इससे हमें बचाने के लिए क्या करते हैं कि बनाते तो हम उसको लोहे का ही है, लेकिन उस पर हम पतली लेयर चढ़ा देते हैं। किस चीज़ की बेटा, टिन की चढ़ा देते हैं, जिसकी जो खाना है वो सीधा लोहे के संपर्क में नहीं आता टिन की वजह से, है ना, और खाना बच जाता है। ठीक है, तो ये क्या याद रखना है हमको कि कैनिंग प्रक्रिया में हम टिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि खाने में जो एसिड रहता है वो लोहे के साथ अभिक्रिया करके खाने को ख़राब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इनमें से
कौन सी खाद्य संरक्षण विधि एंजाइम एक्टिविटी को निष्क्रिय करने पर आधारित है? बर्फ़ में जमाना, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन करना, ब्लांचिंग करना या फिर वैक्यूम पैकिंग करना। ठीक है, तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लांचिंग कर देना। ठीक है, समझते हैं होता क्या। आप सब्जियां लेकर के आए, गर्म पानी जो है आपने रखा, उसमें इनको डुबा के और फिर निकाल के रख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लांचिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं उनकी जो गति है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अब जैसे आपने सब्जी को लिया और सब्जी को काट दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें भी सब्जी कटने के बाद भी जो उसमें एंजाइम प्रोसेस रहती है वो इसमें काम करती रहती है। बस इसी को रोकने के लिए, उसका रंग ना बदले, उसका टेस्ट ख़राब ना हो और उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, इसी के लिए बेटा हम क्या करते हैं, जो हम ब्लांचिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि गर्म पानी में हम उसको डुबा करके थोड़ी देर के लिए फिर रख देते हैं। हम जो फ्रोज़न मटर और जो बीन्स लेकर के आते हैं तो याद रखना उनको फ्रीज़ करने से पहले ब्लांचिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले गर्म पानी में उनको डुबाया जाता है जिससे उनके अंदर के एंजाइम्स होते हैं उनकी गति धीमी पड़ जाती है। उसके बाद फिर उनको हम फ्रोज़ कर देते हैं, फिर उनको हम फ्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। उच्च चीनी सांद्रता किस प्रकार की खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखती है? तो बताएं, दूध, फल, जेली, चावल या सब्जियाँ। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल जेली। कैसे, थोड़ा सा समझ लिए इसको भी। सूक्ष्म जीव जो रहते हैं बेटा, कई बार पहले भी बताया इसको कि सूक्ष्म जीव जो हैं उनको जीने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए उनको चाहिए पानी। अब पानी को एक तो हमने प्रक्रिया कैसी देखी कि नमक डाल के उसको सुखा दो, ठीक है, या धूप से सुखा दो। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नमक और धूप पाते ही पानी तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो पानी के अलावा नमक और धूप से भी जिंदा रह सकते हैं। तो इसकी वजह से ऐसे बैक्टीरिया से बचने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं बेटा, चीनी मिला देते हैं। चीनी का भी मेन काम क्या है बेटा, पानी की मात्रा को कम कर देना। ठीक है, समझ में आया। इसको ही बेटा हम क्या कहते हैं, फिर से वही ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पहले भी अभी देखा था हमने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे आपने और इसमें एग्जांपल आपने देखा हो, कभी जैम खाया हो आपने, है ना, और जेली या फिर आपने मुरब्बा, ऐसी चीज़ अगर आपने खाई होंगी तो आपको जैसे नमक डाल के, तेल डाल के हम क्या बना देते हैं, अचार, ऐसे ही हम चीनी डाल के जैम, जेली, मुरब्बा हम बना देते हैं। इससे क्या रहता है बेटा, अब ये किस चीज़ से बनते हैं, या तो मैंगो से बनते हैं या और दूसरी चीज़ों से। तो ये क्या रहते हैं, खाने में टेस्टी भी रहते हैं और इसके साथ ये बहुत लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव के और जो है प्रिजर्व भी रखा जा सकता है, इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपसे पूछ रहा है, लियोफिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ठीक है, फ्लैश हीटिंग, वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग या हॉट एयर ड्राइंग। तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज ड्राइंग। अब समझते हैं ये क्या होता है बेटा। पहले तो हम जो फूड रहता है जो भी हमारे पास, यानी कि फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, और इसके बाद फिर बेटा हम क्या करते हैं, इसको जो है वैक्यूम से सुखा देते हैं। ठीक है, इतना समझिए पहले तो। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे पानी है, पानी, ठीक है, पानी को सीधे भाप में बदल देना, यही एक प्रक्रिया का भाग हो गया फ्रीज ड्राइंग करने का। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, खाने का कलर, इसका टेस्ट और इसकी क्वालिटी सेम रहती है, इसमें बदलाव नहीं आता है। अगर इसका कोई एग्जांपल आपसे पूछे कि इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना जैसे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं ना, उनके लिए ये खाने के लिए यूज़ किया जाता है बेटा। ठीक है, कैसा, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी, रेडी टू यूज़ खाना, आप इसको मान के चलें, रेडी टू यूज खाना, है ना, उसमें ये आता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा परिरक्षक क्या रहता है बेटा, प्रिजर्वेटिव्स को हम बोलते हैं, जो क्लास सेकंड में आता है। ठीक है, नमक, चीनी, सिरका या सोडियम बेंजोएट। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो क्लास 1 है उसमें कौन आता है, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हम यूज करते हैं, नमक हो गया बेटा, चीनी हो गई और आपका सिरका हो गया, ये आते हैं। सेकंड क्लास में कौन से आते हैं बेटा, जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया, है ना, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जो है हमारा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। ये मुख्यतः किस प्रकार के खाने को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे दुग्ध उत्पाद, अनाज, ताज़े फल या फिर अंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताज़े फल। अब इसको समझ लेते हैं क्या है।
कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं और CO2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें भी क्या होता है, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं और CO2 में मर जाते हैं। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कम कर देंगे और CO2 को बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इनमें से बताएं कौन सा प्रिजर्वेशन मेथड साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को रोकने में पर्याप्त नहीं है। पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन, रेफ्रिजरेशन, कैनिंग और ब्लांचिंग। ठीक है, ये हम सब सारे के सारे ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें से हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब समझते हैं क्या है। वो ये जो साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना, ये ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि कम टेम्परेचर, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि ठंड में भी बढ़ते जाते हैं, यानी कि इनको कम टेम्परेचर करके नहीं इनको रोका जा सकता। तो रेफ्रिजरेशन देखो क्या करता है, केवल वैसे देखा भी जाए ना तो रेफ्रिजरेशन केवल वृद्धि को कम कर देता है, इनको मार नहीं पाता है, किल नहीं कर पाता इनको। ठीक है, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए टेम्परेचर कम करने के साथ साथ दूसरी विधियाँ भी यूजफुल होती हैं। आपको एक बैक्टीरिया का नाम बता दूँ जिसको बोलते हैं हम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क में भी पाया जाता है और मांस के जो उत्पाद रहते हैं उन दोनों में ही ये पाया जाता है। ठीक है, तो इनको आप फ्रीज कर देंगे ना, तब भी उसके बाद भी जल्दी, आपने देखा होगा दूध 2 दिन ख़राब नहीं होगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन ये ख़राब हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया इसकी गति को कम तो कर सकते हैं लेकिन इसको किल नहीं कर सकते। तो हालांकि जो FSSAI है वो इसका कैसे नियंत्रण करना है, क्या करना है, उस पर काम ये कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किस विधि में CO2, नाइट्रोजन आदि गैसों का उपयोग कर खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। मैप, कैनिंग, फ्रीजिंग और सॉल्टिंग। ठीक है, अब देखो इसको हम पहले ऊपर ही कवर कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैप। ठीक है, फुल फॉर्म इसका मैंने बताया था, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग इसको हम कहते हैं। याद रखना, हम क्या करते हैं, CO2 जो है ये सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ठीक है, और जो N2 है, जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, ये क्या करती है, ये ऑक्सीडेशन को कम कर देती है, ऑक्सीडेशन को धीमा कर देती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी से स्पॉइलेज रुक जाता है। और एग्जाम्पल इसके लिए हम कहाँ पे यूज करते हैं बेटा, तो ये जो आप स्नैक्स खाते हैं, है ना, और रेडी टू ईट मील खाते हैं, है ना, पैकेज जो फूड, जो पैकेज सैलेड रहते हैं, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हर्डल टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हर्डल टेक्नोलॉजी का केवल एक विधि से भोजन बचाना, स्वाद बढ़ाना, कई तरीकों से सूक्ष्मजीवों को रोकना, प्राकृतिक रंग बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कई तरीकों से सूक्ष्मजीवों को रोकना। समझते हैं, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, कोई टेम्परेचर पे इम्पैक्ट, किसी पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी पे वाटर का पड़ रहा है, तो किसी पे कोई जो सॉल्ट है उससे रुक रहा है, कोई है जो शुगर है उससे रुक रहा है। तो याद रखना, ऐसी एक टेक्निक जिसमें कई सारी टेक्निक्स को हम जोड़ देते हैं, उसी को हम हर्डल टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी हम इसमें कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव की टेक्निक्स का यूज करते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, हर्डल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी में कई तरीके से सूक्ष्म जीवों को मारना ये शामिल होता है। ठीक है, और ऐसा भी कहते हैं कि ये जो टेक्निक है ना बेटा, हर्डल टेक्नोलॉजी, यही जो है भविष्य के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए सबसे अच्छी टेक्निक साबित होगी। ठीक है, अब देखिए ये है बोनस क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी कल जब हम एक और वीडियो MCQs का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तब हम उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने जितना टॉपिक्स को पढ़ा होगा, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जब आज आपने MCQs लगाए होंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको नई चीज़ें भी समझने को, नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा जो आपकी तैयारी को अच्छा बना लेंगे। ठीक है, बाकी MCQs इनको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के एक बार इसको पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।